एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण 9X डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होपिंग कि हमारे सभी व्यूअर्स का ये फेस्टिव मंथ काफी हैपनिंग गुजर रहा होगा। पर इन्हीं हैपनिंग डेज के बीच में आप सभी को प्रायोरिटी पर ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का भी, और ये देखना होगा कि कहीं हमारी इंजॉयमेंट वाला ये नेचर या हमारी इर्रेगुलर लाइफस्टाइल हमें ओबेसिटी जैसी समस्या का शिकार तो नहीं बना रही। और अगर ऐसा हो तो क्या आजकल चर्चा में सुनाई दे रही बैरियाट्रिक सर्जरी को अपनाकर कोई भी अपना वेट लॉस कर सकता है? ऐसे ही वेट गेन एंड वेट लॉस के बीच में ब्रिज बने इस बैरियाट्रिक सर्जरी और इसके साथ ही साथ ओबेसिटी से जुड़ी तमाम चीजों को आज जानेंगे हम अपने इस वेबिनार पर अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए, कुछ भी जानने से पहले आपका परिचय करवा दूं आज अपने एक्सपर्ट से, जिनमें हमारे बीच मौजूद हैं कानपुर के शिवानी हॉस्पिटल से MBBS MS जनरल सर्जरी डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाउ आर यू? स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू रुचि, प्लेजर टू बी हियर। एंड डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं आगरा से लेप्रोस्कोपिक सर्जन स्पेशलिस्ट इन बैरियाट्रिक एंड ऑन्को सर्जरी डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वेबिनार पर। एंड आप दोनों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर डॉक्टर साहब। थैंक यू। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं स्वागत करूंगी अपने इस वेबिनार पर अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सवालों को हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी एंड उससे जुड़ी बैरियाट्रिक सर्जरी को लेकर, वो बहुत जितना लाइट वेट सुनाई देता है एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि उसका नाम है ओबेसिटी। सो बिना टाइम को वेस्ट करें आगे बढ़ाते हैं अपने इस वेबिनार को और शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। एंड सबसे पहला सवाल पूछूंगी डॉक्टर शिवांशु जी से। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोग ओबेसिटी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर किसी से बात करो तो आमतौर पर ज्यादातर लोगों का ये जवाब होता है कि यार खाते पीते परिवार का हूं, मैं ठीक हूं जैसा हूं। बट ये ओबेसिटी किस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ा सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को प्लीज उसके लिए अवेयर करें। जी रुचि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सभी व्यूअर्स का मैं नमन करता हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओबेसिटी एक पैंडेमिक है, जैसे हम हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हम लोग सोचते हैं बीमारियां हैं, हम सबको मालूम है ओबेसिटी इन सब की जनक है, इन सब की मदर है। एंड विथ हम लोग की बढ़ते स्ट्रेसफुल लाइव्स और जो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और स्ट्रेस लेवल और कॉम्पिटिटिव जो नेचर हो रहा है आजकल के ज़माने में, ओबेसिटी एंड ओवरवेट धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा है। और आज माने ना माने आजकल की लाइफ में, आजकल के एरा में ओबेसिटी और ओवरवेट, चाहे वो बचपन में हो, चाहे एडोलेसेंस में हो, चाहे एडल्ट्स में हो, इट इज़ slowly taking over as the biggest pandemic, and it is called as the mother of all the diseases like hypertension, diabetes, females में polycystic ovarian disease और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, जिसके वजह से लिवर सिरोसिस हो सकती है। एंड आप लोग माने या ना माने, आजकल के युग में अल्कोहल से ज़्यादा जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट हैज़ बिकम नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, नॉट अल्कोहलिक सिरोसिस। इसके साथ साथ कई कैंसर्स जो कि यूट्रस के, स्टमक के और कोलोन के जो कैंसर्स हैं जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड हैं, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वाई ओबेसिटी और ओबेसिटी पे डिस्कशन और अवेयरनेस हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सो एवरीबडी शुड बी more acclimatized and at least sensitized to this topic called as obesity and obesity related problems. बिल्कुल डॉक्टर साहब। एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसको पूछने का बिल्कुल सेंस यही था कि हमारे व्यूअर सबसे पहले जो ओबेसिटी है उसकी जो सीरियसनेस है उसको लेकर वाकिफ हो जाएं कि जो ओबेसिटी है उसको हम लोग को वाकई इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी सिर्फ एक ओबेसिटी है, हमारा शरीर का दिखने वाला मोटापा नहीं है, ये हमारे अंदर डेवलप होने वाली कई सारी बीमारियों की जड़ हो सकता है।
सो अब हम लोगों ने ओबेसिटी की जो सीरियसनेस है वो डॉक्टर शिवांशु जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को क्लियर करा। अब हम डॉक्टर शिवांशु जी से ही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो इससे जुड़ी बैरियाट्रिक सर्जरी है वेट लॉस के लिए जिसका नाम सुना जाता है, के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इस बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि ये किस तरह की सर्जरी है और क्या मोटापे के शिकार हर पेशेंट या हर इंसान के लिए वेट लॉस के लिए ये सर्जरी हेल्पफुल हो सकती है? मैं एक बड़ी इसका जो लब्बो-लबाब जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बेरिएट्रिक सर्जरी जैसे अधिकतर जो जनतागण को एक हमारे एक वो है मिथ्स है कि इट इज़ मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, व्हिच इज़ डेफिनिटली नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एंड अ लाइफ सेविंग सर्जरी। ये इस सर्जरी द्वारा अगर आप इसके कुछ इंडिकेटेड हैं जो इफ्सो एपीसी गाइडलाइंस होती हैं, अगर उस इंडिकेशन के दरमियान में आते हैं तो यस, बेरिएट्रिक सर्जरी इज डेफिनेटली a thing that has to be offered to the patients who are suffering from morbid obesity, जिनका बीएमआई, जो कि आप अन्य हमारे बताएंगे व्यूअर्स और शायद हमारे लर्नेड हमारे स्पीकर्स हैं, दैट बीएमआई अगेन इज अ वेरी वेरी बिग क्राइटेरिया जो बॉडी मास इंडेक्स है। यदि वो 35 के ऊपर है और इट इज एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो वी हैव टू ऑफर द पेशेंट्स दैट यस, बेरिएट्रिक सर्जरी से ना ही मोटापा बट मोटापे से संबंधित जो अन्य बीमारियां हैं वो रिवर्स हो सकती हैं। आप लोग सही सुन रहे हैं। जो डायबिटीज़ है, कई लोग सोचते हैं ये हमेशा के लिए बीमारी है, ऐसा नहीं है। ओबिसिटी सर्जरी या बेरिएट्रिक सर्जरी का दूसरा नाम मेटाबॉलिक सर्जरी भी है। मेटाबॉलिक सर्जरी से जो भी हम लोग के जो कोलेस्ट्रॉल के फ्लक्चुएशंस हैं, जो फैटी लिवर है, हाइपरटेंशन है, जो एलएच रेजिस्टेंस है जो कॉज करता है पीसीओडी को, जो बांझपन इनफर्टिलिटी करता है, all these things can become normal after bariatric surgery. And one more indication that has to be specified is in the cases of diabetes, जो patients who are diabetic patients हैं और जिनका BMI 27.5 से ऊपर है, so this is a non-primary indication according to the IFSO APC guidelines. तो अगर डायबिटीज़ है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और 27.5 या 28 बीएमआई के ऊपर अगर आपका वेट है, तो बेरिएट्रिक सर्जरी या फिर मेटाबॉलिक सर्जरी कैन बी ऑफर्ड टू दीज पेशेंट्स एंड इससे डायबिटीज़ का भी निवारण या परमानेंट क्योर हो सकता है, रेमिशन जिसे कहते हैं हम लोग। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी। सो डॉक्टर साहब, इट मीन्स कि अगर कोई मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है और वो ये चाहे कि डाइटिंग वो नहीं करना चाहता, एक्सरसाइज वो नहीं करना चाहता, तो वो सोच रहा है कि ठीक है, हम लोग बैरिएट्रिक सर्जरी की हेल्प से वेट लॉस कर लें। तो क्या ये ठीक होगा कि मतलब बिना किसी इन तरीकों का इस्तेमाल करे वो सीधे सर्जरी को ही उसका हेल्प ले? डेफिनेटली नॉट। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड प्रोटोकॉल्स कभी भी ऐसे बेरिएट्रिक पेशेंट्स हैव टू बी काउंसल्ड एंड वो हम खुद वो काफ़ी वो चाहिए, मतलब दे शुड बी मॉरली वेरी मच स्ट्रॉन्ग कि उनको बेरिएट्रिक सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है। और हम लोग हर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल बिल्कुल ये ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं कि आपने कोई मेल हो या फीमेल, क्या आपने किसी भी प्रकार का वेट लॉस मेजर ट्राई किया है या नहीं किया है। कोई भी, कई लोग हर्बा लाइफ, पैलियो, कीटो, कई सारी चीज़ें जो कि हैं अवेलेबल एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग इन दैट एस्पेक्ट, एवरीथिंग इज ओके। एंड हर पेशेंट को अपने तरीके से, चाहे योगा हो या अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना हो, स्ट्रेस लेवल चेंज करना हो या अपने स्लीपिंग पैटर्न चेंज करने हो, अगर इन सब के बावजूद और मिनिमम 3 to 6 मंथ्स अगर उन्होंने मेहनत कर रखी है, जो भी प्रकार से ईमानदारी से प्रयत्न कर रखा है और उसके बावजूद इनका नहीं ठीक हो रहा है या ओबेसिटी ग्रेजुअल वेट गेन होता जा रहा है, देन यस, patients have to be offered कि yes, there is an option which you can undergo. There is no hard and fast rule, and you can tell them there are other techniques, there are issues which are present in the market, like कुछ पिल्स आ गई हैं आजकल और एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी जो कि हम करते हैं, वो अदर मोडालिटीज़ हैं। बट अगेन हम लोग उस पर नहीं जाते हुए, हम जो आपने क्वेश्चन पूरा, वील स्टिक ऑन टू दैट क्वेश्चन, यस, 3 to 6 months of conservative management is definitely advised to the patient before undergoing or advising them a proper bariatric surgery.
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड एक्चुअली मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि जब हम लोग किसी सर्जरी का नाम सुनते हैं, तो आजकल इतनी फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल लोगों की हो रखी है कि उन लोगों को जो धीरे-धीरे चलने वाले तरीके हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर सर्जरी है, तो क्यों ना तुरंत सर्जरी करा ली जाए और हम लोग वेट लॉस कर लें। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए सर्जरी से जुड़ी जो डॉक्टर शिवांशु ने बताई ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी डाइट या आपकी एक्सरसाइज या योग से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तब लास्ट में ये जाकर आप इस सर्जरी की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले आप कई सारे तरीके हैं जिनसे वेट लॉस के लिए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर विकास जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जब इस सर्जरी की बात करते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी की, तो क्या, जैसा कि अभी कई सारे रीजंस डॉक्टर शिवांशु जी ने बताए, तो क्या रीजंस के अकॉर्डिंग इसके अलग-अलग टाइप्स भी होते हैं इस सर्जरी के? बिल्कुल रुचि जी, जैसा शिवांशु जी ने बताया इस चीज में कि बेरियाटिक सर्जरी सिर्फ एक माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा किसी का बढ़ा हुआ वजन जो बाकी मेजर्स करने के बाद भी कम नहीं हो पा रहा है और उससे एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स हावी होती जा रही हैं। उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की कुछ बात हुई, किसी का भी वेट अगर ज़्यादा होगा तो उसको घुटनों में प्रॉब्लम होगी, कूल्हे पे प्रॉब्लम होगी, वेट की वजह से हो सकता है वो प्रॉपरली सोए तो उसको खराटे बहुत ज़्यादा आए, सांस उसकी बीच बीच में रुके, वो रात की नींद अच्छे से ना ले पाए, साथ में हार्ट और डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम तो है ही। अगर इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी उसकी अगर लाइफ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब बेरियाटिक सर्जरी का हम ऑप्शन दिया जाता है। बेरियाटिक सर्जरी जब हमने बात की, कुछ लोगों को ये भी आदत होती है कि ज़्यादा खाने की, वो बिंज ईटिंग वाली चीज़ होती है कि दिन में 4 बार, तो कि हमारा तो मार्केटिंग वाली चीज़ है और हमें तो सब जगह साफ खाने पड़ते हैं, जहाँ गए वहाँ 2 समोसे खा लिए, शाम को बैठे 2 समोसे और खा लिए, दिन भर में 20 चाय हो गई आपकी। इन सब चीज़ों से ये जो कैलोरीज आपके पास गई कि आप एक प्रॉपर मील ना खा के आप दिन में 5-6 बार आपने स्नैक्स ज़्यादा खाए, लिक्विड कैलोरीज आपने ज़्यादा खाई जो कि बॉडी में यूज़ ना होने के बजाय वो सिर्फ एब्जॉर्ब होके फैट में कन्वर्ट कर रही हैं। उन चीज़ों की वजह से बॉडी का वेट अनकंट्रोल्ड बढ़ता चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन चीज़ों में अगर डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि बात हो रही है, अगर जो भी पेशेंट है या जो भी सर्जन है अगर वो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, मॉरली मीन्स मोटिवेटेड, अगर वो प्रॉपरली मोटिवेटेड अगर नहीं है, तब हम बेरियाटिक्स का ऑप्शन देते हैं। उन ऑप्शंस में जैसे शुरुआत में बात हुई कि हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ दवाइयों देने से मन नहीं करता है खाना खाने का, तो जब आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आप जो अननेसेसरली की चीज़ें आप खाते जा रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा दूर होंगे। तो अगर उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो हो सकता है आपका वजन थोड़ा सा मदद करने में आपको साबित हो। उसके बाद में जो सर्जरीज की अगर हम बात करें तो सर्जरीज ब्रॉडली हम 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वो कि खाना हमें खाना है, बट जिस जगह पे खाना जाना है, मतलब कि पेट का वो हिस्सा जहाँ पे खाना सबसे पहले पहुँचता है, उसका वॉल्यूम हम कम कर दें किसी भी तरीके से। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा होता है हम खाना खा रहे हैं, कुछ लोगों में कहा जाता है कि हम खाना सब कुछ खाते हैं पर कुछ लगता नहीं। कुछ लोग होते हैं अरे मैं तो सिर्फ जरा सा खाता हूँ फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। वो दोनों ही चीजें हैं। तो दूसरा तरीका होता है कि हम खाना खा रहे हैं पर उस खाना खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन है, उस डाइजेशन को हम कंट्रोल्ड तरीके से मैल एब्जॉर्प्शन करा दें कि जिन चीज़ों से वेट इंक्रीज होना है उन चीज़ों को हम मेटाबोलाइज या डाइजेस्ट ना होने दें। जब वो नहीं होने देंगे तो लंबे समय में वजन अपने आप ही कम होता जाएगा। ये 2 मेन तरीके हैं। अब बाकी थर्ड तरीका होता है कि इन दोनों का मिक्स एंड मैच करके हम अलग अलग पेशेंट प्रोफाइल में, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे मरीज को चूज कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऑफर किया जा सकता है। मेनली जो रहता है वो ये कि अगर आम तौर पे जो सर्जरीज की जाती हैं, पेट जिसमें कि खाना पहुंचता है कि हम 4 रोटी खाते हैं तभी साहब हमें डकार आती है, वरना उसके पहले हम तृप्त नहीं हो पाते। उस चीज को कम करने के लिए पेट की आकार का
या पेट का साइज कम किया जाता है, वो चाहे बलून से हो या सर्जरी करके हो, दोनों ही माध्यम से। तो मोटा मोटी समझाने में यही चीज है कि या तो पेट का आकार कम किया जाए या फिर उसका एब्जॉर्प्शन को हम किसी तरीके से मैनिपुलेट कर दें ताकि चीजें लॉन्ग टर्म में ठीक हो सके। जी डॉक्टर साहब, इस बीच में आपने जैसा बताया कि सबसे पहले आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ मेडिसिन देकर जो भूख है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, सो दैट कि सर्जरी की आई होप कि उस सर्जरी की जरूरत ना पड़े, तो उसी से वेट लॉस हो सके। तो ये जिस मेडिसिन की बात हो रही है, क्या वो बेनिफिशियल है क्या, और उसको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है, या आप एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उसे देंगे कि नहीं इतने ही टाइम तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं? रुचि जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आमतौर पे कई एडवर्टीजमेंट्स में और इसमें दवाइयों की बात आती है कि ये पाउडर ले लीजिए और ये ले लीजिए, इससे होता है। जिनके उसमें क्या तथ्य हैं उसके बारे में जानकारी बहुत मुश्किल होती है। दवाइयां जो भी दी जाती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, उन चीजों के लिए जो एक्सरसाइज करने के बाद, डाइट कंट्रोल करने के बाद भी निराशा उनको हाथ लग रही है और वो सर्जरी के लिए अभी मानसिक तरीके से पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उन लोगों में वो मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी प्रॉपर चेकअप करने के बाद। हर मरीज में एक ही दवा नहीं, अलग अलग तरीके से दवा दी जाती है। उनका फायदा, जैसे डायबिटीज में दवा दी जाती है, उन्हीं दवाओं से थोड़ा खाने की अनिच्छा पैदा होती है। उसको मरीज अपने हित में काम करते हुए एक्सरसाइज अपनी और अच्छे से करता है और खाने का प्रेशर उसके ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट दे शुड नॉट बी टेकन अक्रॉस द काउंटर कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं पे एक ऐड निकला है तो हम उस दवाइयों को ले लें। लंबे समय के लिए दवाइयां बिल्कुल नहीं ली जाती। लंबे समय में सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन इज द ओनली की, वो चाहे सर्जरी के पहले हो या सर्जरी के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड व्यूअर्स जितने भी हमारे हम लोग को सुन रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, वो ये सारी जानकारियों को बहुत अच्छे से सुने। जैसा कि डॉक्टर विकास जी ने कहा कि चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो सर्जरी की बात हो, जितनी क्वांटिटी या जितनी लिमिटेशन डॉक्टर्स बताएं, आपके एक्सपर्ट बताएं, उतनी ही लिमिटेशन में उसको लेना है। ऐसा नहीं है कि एक बार डॉक्टर ने आपको मेडिसिन सजेस्ट कर दी और उससे वेट लॉस हो गया तो आप उसको लेकर और कंटिन्यूएशन करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपके एक्सपर्ट्स कहें तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड आई थिंक डॉक्टर शिवांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर। या जैसे डॉक्टर विकास ने कहा है, ही हैज वेरी ब्रीफली एंड ब्यूटीफुली आउटलाइंड कि क्या इंडिकेशंस हैं और क्या क्या टाइप की सर्जरीज हैं और कैसे मेडिसिन ली जाती हैं। एंड वी शुड ऑल बी अवेयर दैट ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे बुखार और एंटीबायोटिक्स की तरह हमको लेना नहीं चाहिए। जस्ट टू reinforce that, there are certain FDA approved drugs which are available in the market, है ना, जो कि हम लोग को एज स्पेशलिस्ट GI सर्जन एंड स्पेशलिस्ट बेरिएट्रिक सर्जन्स, जो भी पेशेंट्स अगर आपको लेना है तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, दे शुड अप्रोच द सर्टिफाइड बेरिएट्रिक सर्जन्स एंड द सर्टिफाइड GI सर्जन्स। और इसकी जो अवधि है अकॉर्डिंग टू द एशिया पैसिफिक गाइडलाइंस, इट शुड नॉट बी मोर देन 8 to 12 वीक्स। अगर जितने भी मेडिसिन हैं, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल विद प्रिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर चेकअप के साथ, लेकिन कोई भी मेडिसिन हो 8 से 12 हफ्ते के ऊपर नहीं ली जानी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स का बिल्कुल उनको ऑप्शन देने चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। ओके, सो व्यूअर्स, 8 से 12 हफ्ते की लिमिटेशन है उन मेडिसिन की, उससे ज्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपके लिए हार्मफुल होंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर भुवनेश जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग ओबेसिटी की जिस पे बात कर रहे हैं, जिससे जुड़ी बैरियाट्रिक सर्जरी को लेकर बात कर रहे हैं, तो ओबेसिटी का ये जो फॉर्म है जिसको लूज करने में डाइट या एक्सरसाइज भी इफेक्टिव नहीं होती, जिसके लिए हम लोग को बैरियाट्रिक सर्जरी या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह की ओबेसिटी के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े? मैम, अगर देखा जाए तो ओबेसिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सर ने बोला, विकास सर ने बताया, शिवांशु सर ने बताया, मोटिवेटेड। एक मोटिवेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट साइकोलॉजिकली मेंटली मोटिवेटेड होना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी है।
इंडिया में या वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% पॉपुलेशन ओवरवेट होती जा रही है टाइम के जी साथ में, एंड मोर देन 20% पेशेंट्स ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं. तो motivation is very important. There are certain genetic factors like diabetes, a part of everyone's life, metabolic syndrome. So this मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लाइक हमारी बॉडी जो है उसकी हैबिट है मैम कि अगर हम डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं, एक नॉर्मल डाइट फॉलो करते हैं, तो भी हमारी बॉडी हर ईयर 1 किलोग्राम वेट गेन होगा ही होगा. हमारी बॉडी की आदत है कि वो एनर्जी को स्टोर करे आने वाले टाइम में अगर कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उसके लिए. So with increasing age, after achieving adult age, there is a tendency of our body to retain weight. So we have to restrict our diet. We have to maintain our physical activity. As you can see, like Zomato, these अगर थोड़े टाइम पहले हमें खाना होता था तो हम रेस्टोरेंट जाते थे. अब तो जोमेटो हो गया, हमें उसके लिए रेस्टोरेंट तक चल के जाने की भी जरूरत नहीं है. सो टाइम के साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो एकदम नलीफाई होती जा रही है. एंड हमारे डाइट लाइक आप देखेंगे, हमारे पिताजी दादाजी बोलेंगे कि हम हमारे टाइम में इतना इतना घी खा जाते थे, हमें कुछ नहीं होता था, तुम खाते नहीं हो. दैट इज द फैक्ट. मतलब ग्रास रूट लेवल पे वो प्रॉब्लम है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी विथ टाइम एकदम कम हो गई है और डाइट हमने हमारी वो की वो रखी है. तो हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो कभी ओबेसिटी होगी नहीं. उसके बाद भी बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जेनेटिक्स में भी जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो ओबेसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसे पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है मैम ओबेसिटी सर्जरी. ओके डॉक्टर साहब, क्या जो आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी रीजन बन सकता है ओबेसिटी के लिए? यस मैम, स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. स्ट्रेस में आप बिंज ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस में आप डिप्रेशन में आप फिर वो आपका मोटिवेशन चला जाता है. स्ट्रेस में इवन स्टडीज सेज दैट कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, रात को 3-4 घंटे की नींद लेते हैं, तो भी आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं. सो दिस लाइफस्टाइल विथ विच वी आर गोइंग थ्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी के लिए. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. एंड क्योंकि हमारे साथ कुछ व्यूअर्स भी जुड़ने लगे हैं, सो हम उनके भी सवालों को साथ में लेकर चलते हैं. तो डॉक्टर भुवनेश जी से ही मैं पूछूंगी. डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिमल जी, जिनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल प्रिकॉशन वन शुड टेक इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी ऑफ वेट गेन. किस तरह के नॉर्मल प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं वेट लॉस करने के लिए? फर्स्ट प्रिकॉशन है मैम फिजिकल एक्टिविटी. देन आपकी डाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए. डाइट के अपने मैम 3 to 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देन फैट होता है एंड प्रोटीन होता है. तो हमारी बॉडी की सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें रोज का प्रोटीन चाहिए होता है, इतना ही हमें फैट चाहिए होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें 150 to 200 ग्राम्स पर डे के अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग. तो अगर हम इस डाइट को और फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करें तो हमारा वेट गेन होने से रोक सकते हैं. लाइक आई must say I was 88 kg before 1 year, and right now I am 67 kg. So physical activity and proper diet is very important. Is it really so, डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि you were 88 before 1 year? Yes ma'am. So डॉक्टर साहब, आप तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा एग्जांपल है कि आपने कैसे वेट लॉस करा. क्या चीजें आपने करी, लाइक एक्सरसाइज, योग और व्हाट? 45 minutes of morning walk ma'am, that's enough, and proper diet, that's enough. Add more salads, add more beans in your food habits, and cut carbohydrates, that's all. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. सो व्यूअर्स, आपके लिए तो बहुत बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर भुवनेश जी, जिन्होंने इतना ज्यादा बॉडी अपनी मेंटेन करी है, वेट लॉस करा है. सो अपनी डाइट को आप मेंटेन करके प्रॉपर
वॉक या एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ घर पे करके, योग करके आप भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो हम लोग अपने वेट को कंट्रोल में रखें, उसको बढ़ने ही ना दें, ताकि हमें इस तरह की सर्जरी से दूर ही रहें तो अच्छा है। अदरवाइज़ सर्जरी के बारे में अवेयर करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में, तो अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है, तो एक्सपर्ट्स जिस तरह की आपको सलाह दें, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। एक्सपर्ट से बिना पूछे किसी भी चीज़ को ना फॉलो करें। ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह है। जी, डॉक्टर भुवनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शिवांशु सर ने बताया नैश के बारे में। तो अभी रिसेंट टाइम्स में एक चीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओबेसिटी इज द मेन कॉज फॉर दैट। लाइक ओबेसिटी से आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आता है। जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में इंसुलिन के रिसेप्टर्स, इंसुलिन स्टिमुलेट होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है और वो जाके सेल्स पे काम करता है और सेल्स में अपटेक होता है। बट क्या होता है कि मोटापे की वजह से इंसुलिन का इतना रेजिस्टेंस आने लगता है कि वो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं होता। पेशेंट को शुगर अनकंट्रोल चलने लगता है, डायबिटीज स्टार्ट होने लगता है। डायबिटीज के बाद में पेशेंट को हाइपरटेंशन होने लगता है, डिसलिपिडीमिया होने लगता है और इसकी वजह से पेशेंट को नैश होने लगता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस होने लगता है। तो ओबेसिटी की वजह से पेशेंट एक ऐसे विशियस साइकिल में चला जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी को लाइक हेड टू टो पेशेंट सफर होने लगता है। ये तो लाइक डायबिटीज, हम आपको बता दें, डायबिटीज एक उसका रिजल्ट है। बट डायबिटीज के कितने सारे आउटकम होते हैं। सो मैम, ओबेसिटी इज वेरी बैड। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ओबेसिटी की वजह से अगर हमें और सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर हमें शुगर हो रहा है, अगर हमें लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए ज़रूरत है कि हम पहले ही अपने ओबेसिटी को कंट्रोल में कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर विकास जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सर्जरी जैसा जो शब्द है, उसको सुनकर ज़्यादातर लोग वैसे ही उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वेट लॉस के लिए जो बैरिएट्रिक सर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर भी लोगों में कई तरह के मिथ्स हैं। तो क्या वाकई वेट लॉस के लिए सर्जरी सेफ है, अगर ज़रूरत पड़ती है इसकी हेल्प लेने की तो? आपका क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है इस चीज, रुचि जी। वेट लॉस के लिए सर्जरी, ये आमतौर पे लोग पूछते हैं कि होनी चाहिए और जल्दी कर लें। बट लेट मी फर्स्ट एम्फसाइज, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उसी चीज में अगर मैं बोल रहा हूं नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट अप्लाइज फॉर वेट लॉस। अगर आपका सक्सेस का मापदंड वेट लॉस है तो उसमें शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ये वाला लेना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट लेने के पहले जो भी सर्जन आपकी सर्जरी करेगा, वो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो कि साहब मैंने पढ़ा है गूगल पे और मुझे बेरियाटिक सर्जरी करानी है और मेरी बेरियाटिक सर्जरी कर दीजिए, आई नो अबाउट दिस एंड लेट मी हैव इट। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बेरियाटिक सर्जरीज 50% of them are non-reversible. Non-reversible means अगर एक बार आपकी सर्जरी हो गई तो आप वापस उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं। तो सर्जरी करने के पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स का नहीं, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, आपका मोटिवेशनल फैक्टर किस लेवल पे है, क्या आप सर्जरी कराने के लिए रियली you are looking for that or not, and after surgery what are your expectations from this surgery? Is it something just to decrease your waist size and get into a good jeans? Is that what you want, or do you want a healthy life ahead of you which is lying? If the second part is the main thing, then yes, you need to enumerate. तो वो चीजें सर्जन आपके पास एन्यूमरेशन करता है। 2-3 काउंसलिंग सेशंस होते हैं बिफोर सर्जरी, एंड दोस काउंसलिंग सेशंस में इस चीज का इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या आप उन 3 months बिफोर द सर्जरी, क्या आप रियली अपने फोकस की तरफ काम कर रहे हैं या नहीं। वो सिर्फ सर्जरी के लिए फिटनेस नहीं देखनी है, वो ये भी देखनी है कि उसके सर्जरी होने के बाद क्या आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, क्या आप कंप्लायंट हो पाएंगे कि उसके बाद में भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो लाइफस्टाइल आपको लगा के चलना पड़ता है, सो दैट यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद व्हाट हैज बीन डन टू योर बॉडी।
अगर वो चीज होती है तो बिल्कुल आप सर्जरी के लिए तैयार हैं. It should not be something कि just because somebody else has got it done, so let me also have it done in the same manner. That is not possible. सो डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशन में जब सर्जरी की जरूरत पड़नी है कि आप सर्जरी करनी ही है पेशेंट की, तो उससे पहले किस किस लेवल पे पेशेंट को चेक किया जाता है? जैसा अभी आपने बताया कि ये देखेंगे कि वो आगे उन चीजों को रिस्ट्रिक्शन पे ले सकता है या नहीं, तो किस तरह से पेशेंट को तैयार किया जाता है कि आगे सारी चीजें सेफ रहें? सबसे पहली बात इसमें, जब भी कोई मरीज आता है और मरीज के बारे में अगर ये बात हो कि भाई मरीज का सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है बीएमआई. जैसा डॉक्टर शिवांशु ने ये बात बताई कि बॉडी मास इंडेक्स जो चीज होती है उसका एक पर्टिकुलर नंबर मींस हाइट और वेट का एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है. उस रेशियो के हिसाब से अगर 25 to 28, 27 के बीच में है तो बोला जाता है नॉर्मल. 28 के अबव, रादर 30 के अबव, इट इज सेड टू बी एज ओवरवेट. और जहां 35 के ऊपर इट गोज इन ओबीज, अबव 40 मॉर्बिड ओबेसिटी, अबव 50 सुपर ओबीज. तो वो बीएमआई इज द वन मेन क्राइटेरिया, बट इट इज नॉट ओनली बीएमआई. जब हम देखते हैं तो बीएमआई तो हमें देखना ही है पेशेंट का, सिर्फ वेट नहीं. इट इज बीएमआई. बीएमआई के अलावा और क्या परेशानियां हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट आपके पास, पेशेंट को नहीं मालूम है कि बीएमआई क्या है. बीएमआई हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, पर पेशेंट अपने साथ प्रॉब्लम्स बताएगा कि साहब मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे खर्राटे आते हैं, या उसकी वाइफ बताएगी साहब ये इतने खर्राटे लेते हैं कि हमें दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ता है, कोई और उनके साथ में सोना पसंद नहीं करता है. या फिर उनको चलने फिरने में अगर 4 स्टेयर्स भी चढ़ने हैं तो वो 4 स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाते हैं, जबकि बोन्स ठीक है बट वो वेट को अपने कैरी नहीं कर पाते. करवट बदलना, बेड से उतरना, उन चीजों में अगर समस्या होती है, नीचे झुकना, फिक्सिटी, उन सब चीजों के बाद भी अगर वो रेडी हैं तो एक बीएमआई, उसके साथ में क्या डायबिटीज साथ में है कि नहीं है. अगर डायबिटीज है तो क्या डायबिटीज का रीजन है, क्या दवाइयों से कंट्रोल हो रही है, या उसके लिए दवाई लेने के बावजूद वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चल रही है. क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आम दवाइयों से वेल कंट्रोल चल रही है, क्या डाइट मॉडिफिकेशन और दवाइयों से चीजें कंट्रोल में है, या फिर उसके साथ में स्ट्रेस लेवल वाली चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं. उन चीजों का ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हुए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन ये देखने के लिए कि आपका हार्मोनल पैटर्न कैसा है. जैसा डॉक्टर भुवनेश ने बताया कि कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, तो उनका भी इवैल्यूएशन किया जाता है, देखा जाता है कैसी फैमिली हिस्ट्री है. अगर उन इवैल्यूएशन में कोई चीजें मिलती हैं तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए तब ऑफर किया जाता है कि आपको किस वैरायटी की सर्जरी इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल. वो एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से भी हो सकती है, वेट ग्रुप के हिसाब से भी हो सकती है, कोमॉर्बिड कंडीशंस के हिसाब से हो सकती है, और साथ में सर्जन की अपनी एक्सपर्टीज किस पर्टिकुलर फील्ड में है, दैट आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. एंड ओबेसिटी और सर्जरी को जोड़कर जितनी भी चीजें हमारे एक्सपर्ट्स हम लोग को बताते जा रहे हैं, उसमें से काफी सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जिनको सुन के लगता है कि ओबेसिटी या सिर्फ मोटापा, उसको हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं कि यार मोटापा ही तो है, क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं. बट वो मोटापा अपने आप में कितनी सारी चीजों को समेटे हुए है. उसमें आपको शुगर भी हो सकता है, उसमें आपको लीवर से जुड़ी शिकायत भी हो सकती है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो इन सारी चीजों को नहीं बढ़ने देना है. इसके लिए हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है. यही हमारे एक्सपर्ट्स का जो जिस्ट है कहने का, और जो सजेशन है वो यही है कि अपने आप को मेंटेन रखें, दौड़ती हुई लाइफ में खुद को कंट्रोल में रखें. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. डॉक्टर शिवांशु जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर साहब, अमित कुमार जी हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंड हिज क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन फॉर गुड स्लीप if I have to work in night shift alternatively due to official schedule. And डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, क्योंकि कहा जाता है कि जो रात की नींद है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, बट जो लोग आजकल की उसमें डेली रूटीन में नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो कैसे अपनी स्लीप को मेंटेन करें सो दैट कि कहीं ना कहीं ओबेसिटी के लिए ये भी एक रीजन जिम्मेदार हो सकता है. यस, जैसे मैंने कहा कि
and many of our speakers, learned speakers, have told that sleep pattern is very important. क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। और जी जैसे डॉक्टर मुकेश ने भी कहा कि 4 to 6 जो 3 से 4 घंटे लोग जो सोते हैं उनको वेट गेन होता है। आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट अ क्वालिटी टाइम ऑफ अराउंड 6 to 7 आवर्स अगर हम लोग के हैं, अगर 10 से 5 या 11 से 6 अगर है पर्याप्त है, तो वो हम लोग के लिए सफिशिएंट है। बट चूँकि आजकल के एरा में आईटी सेक्टर है, many of the people who are running the IT companies and they are working as IT professionals, so they have जी to work at night and they have their जो lifestyle and their sleeping patterns quite changed। तो इसमें कई लोग को नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती हैं। तो वॉट एवर इट इज़, अगर उनका परमानेंट नाइट शिफ्ट है तो what they have to do is try to रेगुलेट देयर सर्काडियन रिदम। क्योंकि सर्काडियन रिदम एक चीज़ ऐसी होती है जो कि कभी कभार हम लोग यूएस से जब फ्लाई करते हैं, जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर से इंडिया में आते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेट लैग। तो वो हम लोग को 2 से 3 दिन ट्रांजिएंट रहता है हम लोग के पास। लेकिन चूंकि कई लोग परमानेंट ये ऑक्यूपेशन में रहते हैं, इसे समटाइम्स यू कैन लेबल इट एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में ये स्लीपिंग पैटर्न्स अगेन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो लोग नाइट में काम करते हैं और दिन में आते हैं, तो वो अपने आप को दे कैन नॉट लीव देयर जॉब एनी हाउ, तो उसी के साथ उन लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वंस दे आर कमिंग टू देयर हाउस रेजिडेंस आफ्टर देयर वर्क पैटर्न, सो उनको एक निर्धारित समय 7 से 8 घंटे का देना ही पड़ेगा। अगर दे कैन नॉट चेंज देयर नाइट शेड्यूल, नाइट की जो रात, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात की नींद ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो जी बड़े उनका मानना सही है। बिकॉज हम लोग के अंदर जो मेलेटोनिन होता है, हार्मोन्स होते हैं, वो रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं और वो हम लोग के अंदर ये स्लीपिंग पैटर्न्स जो होते हैं दैट सक्रिय होते हैं रात के समय। बट अगेन आप नहीं बोल सकते कि आप काम छोड़ दो या काम धंधा छोड़ दो। अगर बिल्कुल इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं तो हम लोग को अपना बॉडी का एडजस्टमेंट चाहता है, और वो जब दिन में आए तो 7 से 8 घंटे अपना समय निकाल के सोएं। So that's all. I would not say कि we cannot change the life fact, but again try to sleep in the night. If not possible, अपना समय 7-8 घंटे निकालिए सोने का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो अमित कुमार जी, होपिंग कि आपके क्वेश्चन का आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा कि आप जिम्मेदारियों से तो नहीं पीछे हट सकते, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको तो पूरा करना ही है। बट ऐसा अगर होता है तो 7 to 8 आवर्स की नींद आप दिन में पूरी करके चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर शिवांशु जी से ही पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जब डाइटिंग या एक्सरसाइज दोनों से ही वेट लॉस ना हो रहा हो, तो बैरियाट्रिक सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बचता है वेट को लॉस करने के लिए। तो ऐसे में अगर पेशेंट फिर भी सर्जरी की हेल्प ना लेना चाहे, तो क्या कोई और ऐसा जनरल ऑप्शन है जो डेली रूटीन में फॉलो करके वो फिर भी वेट लॉस के लिए कुछ ट्राई कर सके, कि नहीं सिर्फ अब सर्जरी या मेडिसिन ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? No, जैसा कि again our learned speakers Dr. Vikas and Dr. Bhunesh has told, सर्जरी लास्ट विकल्प है वेट लॉस का। जी इफ एंड अनलेस जब हम लोग हर माध्यम से नहीं कि इट्स ऑल डोर्स आर शट कि नहीं हम नहीं हो रहा है एंड वी आर गेटिंग ओवरवेट डे बाय डे, इसके बीच में भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, टेकिंग हाई मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट पे आते हैं हम लोग, तो ये अगर आएंगे, मेक योर प्लेट्स कलरफुल। एक जनरल ट्रेंड है, आप खूब कलरफुल प्लेट बनाइए, खूब सलाद खाइए, हाई फाइबर डाइट लीजिए। एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज पोर्शन ईटिंग। अगर आप लोग को मैं एम्फसाइज करूँ, पोर्शन ईटिंग में ट्राई टू टेक अराउंड 50 to 60% more of proteins and around 25 to 30% of I would say carbohydrates and 10 से 15% आपका फैट्स हो। तो ये पोर्शन कंट्रोल ईटिंग आपका होना चाहिए एंड प्लेट आपकी कलरफुल रहे, खूब सारी घास फूस रहे, खूब सारी हरी सब्जियां रहें, सलाद रहे, रायता रहे, रोटी 1 या 1.5 रहे, चावल, आलू, मैदा, चावल ये सब कम करें। ये सब आपका खान पान का। ट्राई टू इनकल्टेट मोर ऑफ, जैसे डॉक्टर भुवनेश ने कहा 45 मिनट्स इन्होंने खुद ट्राई किया है, एंड इनकल्टेटिंग एटलीस्ट ईमानदारी से 40 से 45 मिनट अपने लिए दें, एक्सरसाइज करें। तो वन मोर थिंग इज दिस थिंग, स्ट्रेस लेवल पैटर्न, हर प्रोफेशन में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल को कम करें, स्लीपिंग पैटर्न 7 से 8 घंटे रखें। ये सब करने के बावजूद आई थिंक सो मेनी ऑफ द पीपल सक्सीड इन दैट। और हम सब लोग एजुकेटेड लॉट लोग हैं, एंड इफ वी अबाइड बाय इट एंड ईमानदारी से वी वांट टू हैव अ चेंज इन आवर लाइफस्टाइल, these things actually help. Apart from that, if these things do not work still, there are certain options in between, जैसे डॉक्टर विकास ने कहा है कि मेडिसिन और फार्माकोथेरेपी जिसे कहते हैं,
अगर उसको प्रॉपरली गाइडेड लें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी कम से कम 10-12 किलो का वेट का अंतर पड़ सकता है। नंबर 2 इज देयर आर सर्टेन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स एज वेल, लाइक एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी होगी या बैलून थेरेपी होगी। आजकल एक कैप्सूल आई है, जो कैप्सूल हम लोग वेट कर ले लेते हैं तो इससे भी हम लोग का वेट कम होता है। बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट, हम लोग इस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चूंकि आपने पूछा बैरिएट्रिक सर्जरी और नॉर्मल में क्या बीच में हम लोग के दरमियान में क्या क्या कर सकता है, दीज थिंग्स कैन कम इनटू इट। सो अगर कोई भी पेशेंट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो जिसको कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना चाहते हैं, दे कैन वेरी वेल कंसल्ट द रिस्पेक्टिव एरियाज कंसल्टेंट्स, एंड I don't think so all consultants would be more than happy to help him out or her out in terms of weight loss. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड इस पूरे आंसर के बीच में जो आपने एक वर्ड लिया ईमानदारी, उसको मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने जिस ईमानदारी की बात करी है, ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए कि हम अपने लिए कितने ईमानदार रह सकते हैं। अगर हम लोग खुद के लिए डाइट के लिए ईमानदार नहीं हो सकते, अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा सकते, हम लोग जंक फूड पे ही अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं, तो वो खुद से चीटिंग होगी। तो इस तरह की चीटिंग हम लोग ना करें, खुद से ईमानदार होकर रहें। तो ये सारी चीजें जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हम लोग को बहुत बेनिफिशियल है हम लोग सबके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर भुवनेश जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये सर्जरी जो है वो वेट लॉस से ताल्लुक रखती है, तो सर्जरी करवाते वक्त पेशेंट के लिए डाइट के कुछ खास इंस्ट्रक्शन होते होंगे, तो किस तरह के वो खास इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सर्जरी के दौरान आप सजेस्ट करते हैं? मैम, लाइक बिफोर सर्जरी हम पेशेंट को 2 हफ्ते के लिए लिक्विड डाइट एंड सैलेड डाइट पे रखते हैं। हम पूरा फैट कार्बोहाइड्रेट सब बंद करवाते हैं, सिंपल लिक्विड डाइट एंड सैलेड पे रखते हैं। उसके बाद में पोस्ट सर्जरी वी रिज्यूम ओरल लिक्विड्स ऑन फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। पहले पोस्ट ऑपरेटिव डे से ही पेशेंट को पीना चालू हो जाता है। देन हम पेशेंट को 2 हफ्ते के लिए लिक्विड डाइट पे रखते हैं, उसके 2 हफ्ते बाद में हम प्यूरी डाइट पे रखते हैं और उसके बाद में नॉर्मल डाइट पे रखते हैं। हाँ, आपका डाइट का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि सर ने बताया 2 टाइप की सर्जरीज होती हैं, रेस्ट्रिक्टिव एंड माल अब्जॉर्प्टिव और हाइब्रिड। तो रेस्ट्रिक्टिव सर्जरीज में क्या होता है मैम कि लाइक अगर हम स्टमक के पाउच की साइज छोटी कर देते हैं तो ये अपने आप ब्रेन को सेंसेशन भेजता है कि जब स्टमक का पाउच फिल हो जाता है तो ब्रेन को सेंसेशन जाते हैं कि सटाइटी आ गई है। सो पेशेंट की एपेटाइट अपने आप कम हो जाती है। तो लिक्विड डाइट 2 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते के लिए प्यूरी डाइट एंड उसके बाद में नॉर्मल डाइट। नॉर्मल डाइट का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जैसे पहले 4-4 रोटी खाता था वैसे ही खा पाएगा। पेशेंट 1-1.5 रोटी खाता है बट उसमें उसको सटाइटी आ जाती है। और थोड़ा मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को देने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, आयरन्स हैं, कैल्शियम है, इनके सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को देने पड़ते हैं। अदरवाइज पेशेंट कैन जी। सो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप उससे कुछ दिन पहले ही उसको डाइट के लिए जो स्पेशल डाइट है जैसा आप सजेस्ट करते हैं उसके लिए रखते हैं, तो क्या उसके लिए जो पेशेंट है उसको प्रॉपर एडमिट होने की जरूरत पड़ती है कि वो प्रॉपर आप उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रख के ही उसकी डाइट के लिए उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं? नहीं मैम, जैसे ऑब्जर्वेशन तो पेशेंट जिस दिन पहली बार बेरियाट्रिक ओपीडी में आता है, जब हम उसका फर्स्ट असेसमेंट करते हैं तब से ही पेशेंट कंटिन्यूअस हमारे ऑब्जर्वेशन में रहता है, वो घर पे रहता है। इवन सर्जरी से पहले भी जब हम उसे 2 वीक के लिए जो डाइट देते हैं तब भी वो घर पे रखता है। एंड हमारी जो टीम है वो कंटिन्यू उनके टच में रहती है। अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उसके लिए हम पेशेंट को उस हिसाब से रिस्पॉन्स देते रहते हैं। बट उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आपकी सर्जरी नेक्स्ट डे है तो आप उससे हम पेशेंट को इवनिंग बिफोर ही एडमिट करते हैं सर्जरी के। पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन इस सर्जरी के दरमियान 4 से 5 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को तो हम 3 दिन में भी डिस्चार्ज कर देते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर विकास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं जो डॉक्टर भुवनेश ने बताया उसी में 2-3 पॉइंट्स और एडिशनल, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मरीज को चूज करने से पहले किस मरीज की सर्जरी प्लान्ड है, काउंसलिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन काउंसलिंग सेशंस में उनको मरीज को ही नहीं, मरीज को जो फर्स्ट केयर टेकर होगा उसको भी इस बात को नॉलेज दी जाती है। वर्बल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ द पैम्पलेट्स, वो नॉलेज, कुछ पेपर्स वो दिए जाते हैं।
उनको न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में बिठाया जाता है पहले भी, सो दैट दे गेट टू नो कि बाद में मुझको इस तरीके से रहना है। वो जब तक उनको सिखाया नहीं जाएगा, पहले से बताया नहीं जाएगा, उसके जानने के बावजूद अगर वो तैयार हो जाते हैं तो वो बाद में लॉन्ग टर्म वेट लॉस ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो उनको ये बात पहले से बतानी पड़ती है कि आपको बाद में खाने पीने में इतनी कमी हो जाएगी, करनी पड़ेगी, आप इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, बजाय इसके कि वो बाद में खाएं और बाद में पेट दर्द लेके आएं, जो कि उनके लिए एक अच्छा फीलिंग नहीं होगा। उससे बेहतर है कि उनको ये चीज़ रिपीटेडली काउंसलिंग सेशंस में बताया जाता है। सिर्फ काउंसलिंग सेशंस में नहीं, उनको इवन जिन लोगों की बैरिएट्रिक सर्जरी हो रखी है, जो सक्सेसफुल अच्छे से गए हैं, उन लोगों से भी उनको मिलवाया जाता है, ताकि वो अपने जैसे मरीजों से जिनका एक आउटकम अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो उनसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है वो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस ना याद रखें, पर वो अपने, हो सकता है वो किसी से पूछ के जो आए हों, उनके थ्रू सही इंस्ट्रक्शंस को बाद में भी फॉलो कर पाएं। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, IQ लेवल होना, उस चीज को मोटिवेटेड करके कंटिन्यू करना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द आउटकम ऑफ एनी बैरिएट्रिक सर्जरी। जी, सो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जैसा भी बताया कि आप डाइट के लिए पहले ही से पेशेंट को तैयार करते हैं, तो एक सवाल आता है दिमाग में कि जब सर्जरी हो जाती है, क्या उसके बाद भी कोई परफेक्ट डाइट चार्ट होता है जो आप अपने पेशेंट को देते हैं, या वो सब कुछ खा पी सकता है नॉर्मल जो उसको डाइट चार्ट मिलता है। इनिशियल का फ्यू वीक्स के लिए उसको एक डाइट चार्ट मिलता है। जैसा डॉक्टर भुवनेश ने बताया कि हम ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही उसको क्लियर लिक्विड्स देने लग जाते हैं, और कुछ दिन के बाद उसको प्यूरी में देते हैं। प्यूरी मीन्स मिक्सी में खाना वही होगा, पर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सो दैट उसको चबा के अंदर ना ले जाना पड़े, और उसके बाद में वो डाइट अपनी ले सकते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वो ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा, जब जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, दे गेट टू नो कि हमें कितनी कैलोरीज और किस टाइप का खाना हमें बाद में फॉलो करना है, वो उनको हमेशा के लिए रखना होता है। वो पिछले ऑपरेशन से पहले या जब उनका वेट ज़्यादा था, जो उनका खाने का पैटर्न था, जिस क्वांटिटी और जिस वैरायटी में वो खाते थे, उससे उनको बदलना पड़ता है, और वो हमेशा के लिए। वरना ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप उस चीज़ को ना बदलना चाहें और अपने खाने की प्रवृत्ति जैसे पहले थी अगर वो वापस अपनाएंगे, तो आपका बाद में वेट गेन फिर से होने लग जाएगा, और उसमें आपका डिससैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर भुवनेश जी। मैम, वन मोर थिंग विच आई वांट टू से, सर्जरी से पहले पेशेंट्स को हम देखें, आज के टाइम में अब्यूजेस बहुत बढ़ गए हैं। अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, ये जो चीजें हैं, ये मरीज को छोड़नी पड़ेंगी। सो वन पेशेंट ऑफ माइन वाज देयर, सर आई कैन टेक लिक्विड, सो आई कैन आई ड्रिंक? दैट इज द थिंग जो हमारे पास ऑपरेशन के बाद आती है। सो पेशेंट्स को सर्जरी से पहले टोटली मोटिवेट करना पड़ता है कि आपको सारे नशे बाद में छोड़ने पड़ेंगे, आपको शराब तो बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी, टोबैको भी आपको बंद करना पड़ेगा। इन सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस तो पेशेंट को पहले से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट। जी, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, डॉक्टर भुवनेश ने जो सजेशन दिया है कि अगर आप सर्जरी के लिए आगे जाना चाहें, और आई थिंक कि सर्जरी के लिए आगे नहीं भी जाना चाहें, फिर भी टोबैको एंड जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं, अगर आप इनसे थोड़ा सा एक मेंटेन करके रखें थोड़ी सी दूरी को, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। एंड नवीन कुमार जी, डॉक्टर भुवनेश जी, डॉक्टर नवीन कुमार जी का सवाल है आपके लिए फॉर डॉक्टर भुवनेश, दैट हर्बल प्रोडक्ट्स आर गुड और बैड। एंड सॉरी, मुझे नहीं पता कि हर्बल प्रोडक्ट्स की बात किस लेवल पे कर रहे हैं, नॉर्मली खाने के लिए कर रहे हैं या किसी मेडिसिन के तौर पे कर रहे हैं, बट हिज आंसर इज कि हर्बल प्रोडक्ट्स आर गुड और बैड फॉर हेल्थ। मैम, हर्बल प्रोडक्ट, जहाँ तक मैं इनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये हर्बा लाइफ एंड जो अभी बीच में चले थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारी जैसे गाइडलाइंस शिवांशु सर ने भी बताया
कि 8 to 12 वीक्स, बस इतना, उससे ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज फ्यू लिटरेचर्स आर अवेलेबल विच शोज दैट इवन ग्रीन टी से किडनी डिजीजेस होने लगती हैं। सो किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम करना इज नॉट गुड। इन चीज़ों को एक लिमिटेड अमाउंट में लो, बस जो रिकमेंडेड है उतना ही लो। इवन रिकमेंडेशंस भी नहीं है इनकी बहुत ज़्यादा कहीं पे अवेलेबल, बट लिमिटेड ले सकते हैं। आई वोंट से दैट either they are safe or unsafe. Okay, thank you so much डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर नवीन कुमार जी ही सर्जरी की कॉस्ट भी जानना चाह रहे हैं। एंड मैं नवीन कुमार जी को बताना चाहूंगी कि सॉरी, एक्चुअली हम अपने वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर कॉस्ट वगैरह चीज़ें ये सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो अगर उनको ये सारी चीज़ें जाननी है तो एक्सपर्ट से उनके मेल आईडी के थ्रू या हॉस्पिटल से जानकारी ले सकते हैं। तो वो इस जरिए से इस बारे में प्लीज ये जानकारी ले लें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिवांशु जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, कई बार जब कम एज में या टीन एज में सर्जरी की हेल्प लेने की सलाह दी जाती है तो इसे लेकर लोगों के बीच में मिथ है कि इसे फीमेल या मेल कोई भी अगर इसकी हेल्प लेता है तो फर्टिलिटी पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक मिथ है? It is a very, very important question, Ruchi ji, that first of all, adolescence or childhood obesity is a totally different topic. और अकॉर्डिंग टू अगेन रिकमेंडेशंस, मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। बेरिएट्रिक सर्जरी नंबर 1 18 ईयर्स से पहले नहीं एडवाइजेबल होती है। 18 साल से पहले यदि कई लोग बच्चे जो कि 12 साल 14 साल के आते हैं, 16 साल के, डॉक्टर साहब मेरे को बेरिएट्रिक करानी, मेरा बच्चा काफ़ी मोटा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू काउंसिल देम, नहीं, इट्स ए ग्रोइंग एज, लेट देम अटेन देयर एटलीस्ट 18 ईयर्स। उसके बाद अगर तब भी नहीं होता देन वी विल थिंक ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड ओबिसिटी और एडल्ट ओबिसिटी में किस डिमार्केशन में हमको बेरिएट्रिक सर्जरी प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। 18 साल से पहले कभी भी बेरिएट्रिक सर्जरी पे ना जाए। नंबर 2, हेलो जी जी डॉक्टर। सो बात है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की, जैसे आपने कहा, कई पेशेंट जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, फीमेल्स के जिनके हिर्सुटिज्म, हाथ में, पैर में, मतलब फेस में काफ़ी जो कोर्स फीचर्स होते हैं, हिर्सुटिज्म होता है जिसमें बाल होते हैं, और उनको मेंसेस में प्रॉब्लम होती है, और मे भी कई लोग को इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। कई लोग जैसे 28, 30, 35 ईयर्स के बाद आते हैं जिनको बोलते हैं इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे नहीं हो रहे, बांझपन जिसे कहते हैं। तो येस, इट इज़ ड्यू टू द LH रेजिस्टेंस which is analogous to insulin resistance, as Dr. Bhuvanesh has told. इंसुलिन रेजिस्टेंस के जैसा ही एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जैसे हम लोग की फीमेल्स की हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेंस होता है, वैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इनफर्टाइल पेशेंट्स में LH रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो उतना कार्यरत नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल एक हेल्दी फीमेल्स में होता है। तो इस कारण इन लोग को इनफर्टिलिटी हो जाती है। Studies have shown, even मेरी खुद की स्टडी है, I have written 2 books on bariatric surgery. I have published more than 40 publications, international research publications on bariatric surgery. मेरे 3 पेपर्स हैं, effect of bariatric surgery on maternal and reproductive health outcomes. इस पे मैंने कम से कम 122 पेशेंट्स पे मैंने स्टडी करी है, followed them for 5 years, and not only my studies but studies from worldwide have shown that when any bariatric surgery, be it restrictive जैसे डॉक्टर विकास ने कहा है, be it malabsorptive, be it hybrid, कोई भी सर्जरी हो, इससे LH रेजिस्टेंस हट जाता है। और कई पेशेंट्स, you won't believe, who are infertile, मेरे घर में खुद, my mother and my wife is a gynecologist, and I've seen a lot of patients, believe me, who come with infertility, and once they come to me and when they are obese, when I offer them bariatric surgery, they get pregnant within 7 to 8 months. So जब हम लोग की इनफर्टिलिटी रिवर्स हो सकती है, आपकी जो PCOD खत्म हो सकती है, आई एम टेलिंग यू बेरिएट्रिक सर्जरी इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। जब अगर आपको पेशेंट्स जो थोड़ी लेडीज मोटी हैं और उनको PCOD और इनफर्टिलिटी, सो वी डेफिनेटली हैव टू ऑफर देम दिस थिंग, बेरिएट्रिक सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मिथ्स हैं इस तरह की सर्जरीज को लेकर, वो सारे मिथ्स जो हमारी सोसाइटी के बीच में फैले हैं, इन सारे मिथ्स को
कम करना या इनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है जो हमारे डॉक्टर बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इवन इन द केसेस ऑफ आई वुड से जब इवन जो सेक्सुअल ड्राइव ऑफ मेल्स, जो टेस्टोस्टेरोन, देयर आर मेनी स्टडीज हु हैव शोन जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी इज मच इंक्रीज्ड इन द आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी, फर्टिलिटी इज इन फैक्ट इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज्ड, मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मैनी फोल्ड इंक्रीज्ड आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी। सो इसमें हम लोग को रीएम्फसाइज और रीइटरेट करना है, द फर्टिलिटी रेट डज नॉट डिक्रीज। ये तो बिल्कुल गलत मिथ है, आई वुड टोटली शन दैट ऑफ। इनफैक्ट बोथ मेल और फीमेल के जो आपकी जो फेकंडिटी है, आई वुड रिप्रोडक्शन जो चीजें हैं, हार्मोन्स आर बेटर आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर विकास जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जब मिथ्स की बात करें तो एक और बहुत बड़ा मिथ है सर्जरी को लेकर, उसके बारे में भी प्लीज मैं अपने व्यूअर्स को भी अवेयर करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी इस बारे में कि कहते हैं कि सर्जरी के बाद में आगे जाकर हार्ट पर या बॉडी के किसी और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर इसका असर पड़ सकता है, निगेटिव असर पड़ सकता है। तो क्या इज इट सो, ऐसा है कि इसका कोई असर पड़ सकता है? नहीं मैडम, रुचि जी, इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक मिथ है, ये सही में एक मिथ है। सही में मिथ इन द सेंस कि लोगों का रॉन्ग नोशन है इस चीज में कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ऑर्गन्स पे नेगेटिव असर पड़ता है। रादर बैरिएट्रिक सर्जरी का प्लान तब किया जाता है जब ऑर्गन्स, खास करके वो वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट होने लगते हैं। और जैसा डॉक्टर शिवांशु ने बताया कि इन सर्जरीज के बाद में जो भी सर्जरी, ऐसा नहीं कि बैरिएट्रिक सर्जरीज, व्हाटएवर सर्जरी इज प्लान्ड, उसके बाद में अर्ली आउटकम में उनके इफेक्ट्स उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे, वो चाहे ओवरी हो या हार्ट में हो, मीन्स ब्लड प्रेशर वाली चीज हो, या लंग्स में हो कि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये सब चीजें बेटर में होती हैं। हाँ, कुछ चीजों में ये बात देखी गई है जिनमें मैल एब्जॉर्प्शन वाली हम लोग सर्जरीज करते हैं, उन सर्जरीज में बिकॉज कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, दैट इज द बेसिक गोल। इसलिए उन केसेस में पित्त की थैली की पथरी, या जिसको हम गॉल स्टोन्स बोलते हैं, वो बन सकते हैं, जिसकी सर्जरी बाद में बड़े इजीली की जा सकती है। गॉल स्टोन की सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है आज के डेट में, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड हम लेप्रोस्कोपी से ही करते हैं। तो वो एक चीज ऐसी है जो कि बाद में हो सकती है। कुछ केसेस में अगर पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप में नहीं रहता है तो उन केसेस में उसका फ्लूइड इनटेक, खास करके वो तरल पदार्थ उसको जो लेने हैं, अगर वो प्रॉपर अगर नहीं लेता है और वो डिहाइड्रेशन में जाता है, तो ये बात देखी गई है कुछ पेशेंट्स में कि किडनी पे इल इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट, इट इज नॉट वन टाइम सर्जरी, इट इज मोर ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फॉलो अप सर्जरी, कि वो पेशेंट और डॉक्टर या उस काउंसलर के बीच में एक साइकिल बनती है, वो हर चीज में उनके साथ में एक अटैच रहता है। कोई भी चीज अननोन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड पेशेंट इफ दे फॉलो द प्रोटोकॉल्स, तो उस चीज से आउटकम बहुत अच्छे निकलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड क्योंकि हमारे पास जो टाइम की लिमिटेशन है वो ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाली है, एंड क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट्स इस ओबेसिटी को लेकर और बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर बताते जा रहे हैं कि मन में और सारे सवाल उठते ही चले जा रहे हैं कि आगे अब ऐसा कैसे हो सकता है। बट थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन का हमें सम्मान करना पड़ेगा। बट जाने से पहले मैं डॉक्टर भुवनेश से पूछना चाहूंगी अपना एक क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हमारी एक व्यूअर ललिता प्रजापति जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू सेफगार्ड चिल्ड्रन फ्रॉम ओबेसिटी, एंड इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग किन किन चीजों को नॉर्मली लाइफस्टाइल में फॉलो करते रहें, ऐसी क्या वो 5 चीजें हो सकती हैं जिनके बेस पर हम लोग अपनी लाइफ को हेल्दी रन कर सकते हैं, हम लोग ओबेसिटी से दूर रह सकते हैं। ऐसे कौन से वो 5 सजेशन आप देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? 5 सजेशन मैम, प्ले मोर गेम्स फॉर किड्स, like kids and adults, anyone, do more physical activity, play more games and not on mobile, outdoor games. Second thing,
जो है अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान करें कि आप हर 3-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाएं, या एंड बैलेंस डाइट, एक जो संतुलित आहार, मैम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, संतुलित आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, लाइफ से स्ट्रेस को कट करें, फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। इवन अगर फैमिली जो है वो लंच या डिनर एक मील साथ में करे तो स्ट्रेस आपका अपने आप जाएगा। टेक प्रॉपर स्लीप एंड रीड गुड बुक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज ओबेसिटी एंड बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर जानी। सो आज के समय में हम अपने इर्द गिर्द ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझते ढेरों लोगों को देखते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आखिर में बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले इसकी समरी के तौर पर 2 इंपॉर्टेंट मैसेज मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। उनमें फर्स्ट है कि अपनी बिगड़ती लाइफस्टाइल को जितना जल्दी हो उसे सही करने की कोशिश करें ताकि लाइफ में ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमें ना हो, हम उनसे दूर रह सके। पर अगर फिर भी डॉक्टर्स के सजेशन पर इस सर्जरी की हमें जरूरत पड़े तो इसको लेकर डॉक्टर्स की ओर से सुझाए गए बारीक से बारीक सजेशंस का हमें पूरी गंभीरता के साथ ध्यान रखना है ताकि इसके फायदों का हम बेनिफिट ले सकें, ना कि हमें इसके किसी भी तरह के नुकसान को झेलना पड़े। और इसी मैसेज के साथ अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलना चाहूंगी थैंक्स। डॉक्टर भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिवांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे इस वेबिनार से जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। थैंक्स अ लॉट। एंड इसी के साथ अपने व्यूअर्स को बोलूंगी कि ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल है 15 अगस्त। आप सभी को एडवांस में वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। ख्याल रखिए अपना। फिर मिलेंगे आपसे जल्द किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।